सो बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या आता है? सुपरवाइजर्स, जॉबर्स एंड फोरमैन आर इंक्लूडेड एट दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब एक मिसकंसेप्शन कि बॉटम लेवल मैनेजमेंट के अंदर वर्कर्स होते हैं, हाँ होते हैं, पर वो मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। यानी वो काम करते जरूर है, लेकिन काम करने का उनका डिसीजन लेने वाले जो लोग हैं ना, उनका नाम है सुपरवाइजर्स, जॉबर्स एंड फोरमैन। तो ये जो है ना, ये सब, ये तीनों तीन लोग, ये क्या करेंगे? इनका काम देखने का और काम सौंपने का काम करेंगे। दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज बॉटम लेवल, या तो इसको सुपरवाइजर्स लेवल बोला जाता है। देखो नाम से ही पता चलता है। तो डिसीजंस जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने लिए, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फंक्शनल और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसको दूसरा क्या नाम देते हैं? फंक्शनल या तो ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सुपरवाइजर्स जो इस लेवल पे काम करते हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मैनेजमेंट। वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के या तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और इनका काम क्या होता है? नॉर्मली ये डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। यानी जितने डिसीजंस लिए गए वो सारे डिसीजंस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाए जाएंगे। फिर यहाँ पे दिस लेवल मैनेजमेंट फंक्शंस आर परफॉर्म लेस। अब ये जो चीज है ना, वो टेक्स्ट बुक में कोई जगह पे लिखी नहीं गई है। कोई भी जगह पे इसके बारे में लिखा नहीं गया है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में फर्क क्या है। पहले जब ये टेक्स्ट बुक चेंज नहीं हुई थी, यानी पुरानी टेक्स्ट बुक जब थी, तब ये बताया जाता था कि देर आर टू डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, और दूसरा एक कंसेप्ट है खुद मैनेजमेंट। अब देखो दोनों के बीच में फर्क क्या है, आप बराबर से समझिए इसको। कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका मतलब होता है टू डू, यानी काम करना। और जो मैनेजमेंट है, उसका मतलब होता है टू डिसाइड। इसका मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। यानी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने का काम मैनेजमेंट करता है, और उस मैनेजमेंट के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो लिखा गया है उसको आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये बताया गया है कि फंक्शंस लेस आर, मैनेजमेंट के फंक्शंस कम होते हैं, मतलब डिसीजन कम लिए जाते हैं, लेकिन काम ज्यादा करवाया जाता है। इसका मतलब कि ये फंक्शनल मैनेजमेंट बोला जाए, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल बोला जाए इसको। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा होता है। अब क्या लिखा गया उसके फंक्शंस के बारे में देखिए। तो इनका सबसे पहला फंक्शन है टू सुपरवाइज द फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉय के फंक्शन को सुपरवाइज करो, यानी एम्प्लॉय जो काम कर रहे हो उसको चेक करे। देन आफ्टर डिसिप्लिन मेंटेन करें, एम्प्लॉयज के बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करें, और उनका मोरल यानी एनकरेजमेंट दे उनको। टू प्लान रूटीन वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट, रोज के काम को प्लान करना, डेली वर्क को अपने यहाँ पे रूटीन वर्क को प्लान करें। टू परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, टू परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, यानी उसमें क्या क्या आएगा? ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग एटसेट्रा। ट्रांसफर करना, किसी को एम्प्लॉइज को ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे आएगा। प्रमोट करना एम्प्लॉइज को, तो ये यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। कब ट्रेनिंग देनी है, कितनी ट्रेनिंग देनी है, वो भी यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा ना। टू गेट इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, तो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के पास से अपने क्या करेंगे? जितने भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स है उनके पास से अपने ऑर्डर्स लेंगे, या इंस्ट्रक्शंस लेंगे, या फिर अपने प्रोग्राम्स उससे समझेंगे, और उसको कैरी आउट करना, मतलब डिपार्टमेंट के जितने भी फंक्शंस है उसको पूरा करने का काम यहाँ पे किया जाता है। टू परफॉर्म द फंक्शंस लाइक लेआउट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, मशीन को मेंटेन करना हो यानी मतलब रिपेयर कराना हो। प्लांट का लेआउट यानी मशीनरी कैसे अरेंज की जाएगी, वो भी यहाँ पे देखा जाता है।
टू मेक अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी इक्विपमेंट, जो टूल्स चाहिए वो लाना, रो मटेरियल एम्प्लॉयज के लिए लाना कि जिससे वो काम कर पाए। सो दीज आर द फंक्शंस डन हियर। फिर अगर वर्कर्स के कोई जेन्युइन प्रॉब्लम्स है तो उसका सोल्यूशन लाना भी यहाँ पे आता है, वर्कर के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लाना। टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज डिसाइडेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो लॉन्ग टर्म के डिसीजंस लिए हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। साथ में ये भी लिखा गया है कि हम यहाँ पे रिपोर्ट्स बनाएंगे कि कौन से एम्प्लॉय ने कैसा काम किया, और इस रिपोर्ट, सजेशंस और कंप्लेंट को अपने मिडिल लेवल तक पहुंचाएंगे। याद रखो हमारा टॉप लेवल के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। टॉप लेवल के पास से जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो मिडिल लेवल को पहुंचाए जाते हैं, मिडिल लेवल उसको बॉटम लेवल तक पहुंचाता है, ये बात होती है इसमें। तो अब मिडिल लेवल इनसे रिपोर्ट मांगेगा बॉटम लेवल वालों से, वर्कर्स ने क्या काम किया, कितना काम किया, कैसे काम किया, उसका रिपोर्टिंग किया जाएगा यहाँ पे। बॉटम लेवल मैनेजमेंट दो इज द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि किसी भी बिजनेस का सक्सेस उसके वर्कर्स के एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी बिजनेस का सक्सेस जो है वो हमेशा इस पे डिपेंड करता है कि वर्कर्स ने कैसा काम किया। दैट्स वाई यहाँ पे ही फंक्शन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब अगर तीनों तीन लेवल के बारे में बात करें एक साथ में, तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में उस इसके अंदर कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। वो डिसीजन लॉन्ग टर्म के लेने का काम करते हैं, वो ट्रस्टी की तरह से काम करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर करने के डिसीजन वो लेते हैं। साथ में वो जो बजट है उसको सैंक्शन करवाने का काम करते हैं। तो ये उनके मेजर फंक्शंस है। उसके बाद में आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, सेक्शनल ऑफिसर्स होते हैं और एक्सपर्ट्स होते हैं। ये आपके फुल टाइम एम्प्लॉइज है, सैलराइड एम्प्लॉइज है, और साथ में इसको अपने ऑफिसर्स लेवल भी बोलते हैं। ये लोग बजट बनाते हैं और उसको मंजूर करवाते हैं टॉप लेवल के पास से। फिर साथ में ये लोग अपने फंक्शनल एरियाज के साथ में कनेक्टेड होंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट का काम करेंगे, साथ में अपने सब डिविजन्स को भी संभालेंगे। वर्कर्स को यानी बॉटम लेवल मैनेजमेंट से काम निकलवाने का काम इनका है। साथ में ये लोग कैसे काम करेंगे, तो ये एक दूसरे के साथ में कनेक्शन रखेंगे। मैं अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालता हूँ तो मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ में कनेक्शन रखूंगा, इस तरह से कनेक्शन रखे जाते हैं जिससे पता चले कि उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है और वो मैं अगर प्रोवाइड कर पाता हूँ तो इसके लिए मुझे रिलेशन उनके साथ में बनाने पड़े। अब आता है लास्ट में बॉटम लेवल। बॉटम लेवल के अंदर सुपरवाइजर, जॉबर और फोरमैन आते हैं और ये वर्कर्स के पास से काम निकलवाते हैं, डेली रूटीन वर्क कराते हैं और ये टॉप लेवल की बड़ी बड़ी पॉलिसीज को ब्रेक करके इसको छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके डेली रूटीन के काम के अंदर डिवाइड करते हैं। साथ में इसको फंक्शनल एरिया बोला जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ मैनेजमेंट है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल वर्क किया जाता है। तो अब यहाँ पे हमने ये एरियाज तो देखे यानी लेवल्स तो देखे, अब देखो इसके डिफरेंस। तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम किया नहीं जाता, काम करवाया जाता है। इसका मतलब मैनेजमेंट वो सबसे ज्यादा करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन सबसे कम। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में दोनों से यानी जितना मैनेजमेंट उतना एडमिनिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, यानी डिसाइड भी करते हैं और काम को अंजाम भी देते हैं। जबकि बॉटम लेवल मैनेजमेंट के अंदर हम मैनेजमेंट सबसे कम देखते हैं, मतलब पॉलिसी डिसीजन यहाँ पे सबसे कम होता है, बट रूटीन वर्क और काम सबसे ज्यादा होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और जनरल मैनेजर्स जो कंपनी की पॉलिसी को फॉर्म करते हैं। जबकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस फील्ड्स वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। सुपरवाइजर, जॉबर और फोरमैन भी यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। किसके अंदर, बॉटम लेवल के अंदर। तो याद रखो कि तीन लेवल में सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, फिर डिपार्टमेंटल ऑफिसर और लास्ट में आता है सुपरवाइजर। फिर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही टॉप लेवल मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे लिमिटेड पर अपने डिपार्टमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की नहीं। लेकिन जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट है उसके अंदर तो सिर्फ अपने काम तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे ज्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखी जाती। नंबर ऑफ मेंबर्स, तो टॉप लेवल पे सबसे कम, मिडिल लेवल पे थोड़े ज्यादा होते हैं,
लेकिन टॉप लेवल और मिडिल लेवल की कंपैरिजन में बॉटम लेवल में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। कंपिटेंस, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑलराउंडर होने चाहिए, हर चीज में माहिर होने चाहिए, जबकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट होने चाहिए, जबकि जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट है वो डिपार्टमेंट भी नहीं, सिर्फ अपने काम को अंजाम देने वाला जितना भी नॉलेज है उनके पास होना चाहिए। फिर फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, ये लेवल जो है वो क्या करता है, टॉप लेवल बेसिक ऑब्जेक्टिव और बिजनेस की यानी कंपनी की पूरी पॉलिसीज बनाते हैं, जबकि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो पॉलिसीज मिलती है वो लोग क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम करेंगे। और जो बॉटम लेवल है वो टॉप लेवल और मिडिल लेवल की जितनी भी पॉलिसीज है या जितने भी डिसीजन है उसको फाइनली इम्प्लीमेंट करेंगे। मिडिल लेवल वाले करवाएंगे, खुद करेंगे नहीं, लेकिन जो बॉटम लेवल वाले हैं वो खुद ही काम करेंगे। अकाउंटेबिलिटी, सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की, वो शेयर होल्डर्स को जिम्मेदार है, गवर्नमेंट को जिम्मेदार है, क्रेडिटर्स को, और लीगल प्रोविजंस अगर नहीं माने गए तो उसके लिए उनको जवाब देना पड़ेगा। जबकि हम बात करें मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल टुवर्ड्स टॉप लेवल, वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट को अकाउंटेबल है, जबकि बॉटम लेवल की बात करें तो वो मिडिल लेवल को अकाउंटेबल है। अब डिसीजंस, तो यहाँ पे रिस्क के डिसीजंस होते हैं, क्योंकि अगर इसमें डिसीजन रॉन्ग लिया गया तो फार फेचिंग उसकी इफेक्ट आएगी, यानी लॉन्ग टर्म तक उसकी इफेक्ट फील होगी। जबकि डिसीजंस जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट लेते हैं वो थोड़े कम रिस्की होते हैं, और रिस्क इसमें भी है, लेकिन जब अगर बॉटम लेवल के डिसीजंस की बात करें तो वहां पे कुछ भी रिस्क नहीं होता, बहुत ही कम रिस्क जैसे कि, और बहुत ही फार रीचिंग इसकी इफेक्ट नहीं होती है ज्यादा। एक दो दिन तुमको तकलीफ पड़े खाली अगर कोई डिसीजन गलत लिया गया तो ये उसके डिफरेंस हुए। नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, नाउ मैनेजमेंट इज सच अ फील्ड कि जिसके अंदर आप जो भी लिखोगे अगर आप साबित कर पाते हो कि मैंने सही डेफिनेशन दी है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सही हो, किसी को झुठला नहीं सकते मैनेजमेंट के अंदर। मैं आपको आगे भी समझा चुका था फर्स्ट डे के अंदर, यानी मैनेजमेंट में जो भी डिसाइड किया गया, जो भी किसी ने बुक लिखी वो बुक सही है। जबकि इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि एक डेफिनेशन किसी ने लिखी तो दूसरा इंसान, जैसे कि अपने सबसे पहले एडम स्मिथ की डेफिनेशन देखी, अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि ये गलत है, फिर लैन लॉबिस ने बोला कि मार्शल गलत है, फिर जो दूसरी जो डेवलपमेंट डेफिनेशन थी सैमुअलसन की, वो डेफिनेशन देने वाले ने सैमुअलसन ने ये बोला कि रॉबिन्स भी गलत है। तो इसका मतलब एक दूसरे को ये गलत साबित कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, लेकिन मैनेजमेंट में नहीं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैनेजमेंट के जो भी फंक्शंस है ना वो पांच आपके सामने दिख रहे हैं, पांच अलग अलग राइटर्स ने दी, पर पांचों पांच सही है। तुम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ने अच्छा बताया दूसरे ने गलत बताया, कभी भी नहीं। तो देखो, अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन अगर देखें फंक्शंस के, तो फंक्शन यानी मैनेजमेंट क्या काम करता है, तो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने कुछ फंक्शंस में डिवाइड किया है। किसी ने तीन फंक्शन बोले, किसी ने चार बोले, किसी ने पांच, तो किसी ने सात, सेवन भी फंक्शंस है। तो देखो, हम सबसे पहले देखें, ये सिर्फ नाम याद रखने, गुड्स एंड ऑर्डिनरी, पांच फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, ये पांच फंक्शन हुए। हेनरी फेयोल, वो भी पांच फंक्शन, पर अलग थोड़े। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग सेम है, पर स्टाफिंग की जगह उसने डायरेक्शन बोला, डायरेक्टिंग की जगह उसने कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग दोनों में सेम है। फिर पीटर ड्रकर, वो तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल मैनेजमेंट की बात करता है। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट, मतलब मैनेजिंग अ बिजनेस, पूरे बिजनेस को मैनेज करने वाले लोग। फिर दूसरे में क्या लिखा उसने कि मैनेजिंग द मैनेजर्स, तो मैनेजर्स यानी कौन, तो मिडिल लेवल पे जितने भी लोग हैं ना उन सबको मैनेज करना। और लास्ट में उसने लिखा है कि मैनेजिंग वर्कर्स मैन एंड वर्क, तो इसका मतलब बॉटम लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। तो यहाँ पे फंक्शंस में क्या आगे, टॉप लेवल के फंक्शन, मिडिल लेवल के और बॉटम लेवल के, ये दिया पीटर ड्रकर ने। हम बात करें ल्यूडर गुलिक की, तो इन्होंने शॉर्ट फॉर्म आपको दिया है, एंड दैट शॉर्ट फॉर्म इज पोस्को, इनिशियल्स ऑफ ऑल फंक्शंस। पोस्को, देखो इसमें पी, उसके ऊपर से प्लानिंग है, फिर ओ के ऊपर से ऑर्गेनाइजिंग, एस के ऊपर से स्टाफिंग,
डी के ऊपर से डायरेक्टिंग, सी ओ के ऊपर से कोऑर्डिनेशन, आर के ऊपर से रिपोर्टिंग और बी के ऊपर से लास्ट में आता है बजटिंग। उसने 7 फंक्शंस दिए। अब ये 7 फंक्शंस सबसे कंप्लीट माने जाते हैं, यानी एक्सप्लेन करने में आसान, क्योंकि 7 है इसलिए बाइफर्केशन अच्छा किया ऐसा माना जाएगा। लेकिन जो जॉर्ज आर टेरी उसने बताया उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। ये 4 फंक्शंस सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी लीडर क्लिक की, तो इनके कॉम्पिटेंट है, यानी मतलब वो जो डेफिनेशन के अंदर लिखना चाहते थे उन्होंने सब बातों को इंक्लूसिव करके लिखा है। तो यहाँ पे 5 लोगों के बारे में हमने देखा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये कुंज एंड ऑर्डोनल ने बताया। हेनरी फेयोल ने बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। फिर अगर बात करें पीटर ड्रकर की, तो उन्होंने तो मैनेजिंग का बिजनेस बोला, मैनेजिंग मैनेजर्स बोला, मैनेजिंग वर्कर्स मैन एंड वर्क बोला। फिर ल्यूथर गुलिक का पोस्टकॉप, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। जबकि जॉर्ज आर टेरी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 4 फंक्शन में डिवाइड किए गए। याद रखना ये 2 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। गिव द फुल फॉर्म ऑफ पोस्टकॉप आपको 1 मार्क का पूछा जाएगा। लेकिन किसी 2 जन की डेफिनेशन या तो किसी 2 जन ने जो डिफाइन किए फंक्शंस को वो लिखना आएगा तो 2 मार्क का आपको पूछा जाएगा। नाउ अब ये जो प्लानिंग लिखा है उसका पूरा चैप्टर है, तो हम यहाँ पे प्लानिंग नहीं करेंगे। सेम ऑर्गेनाइजिंग का पूरा चैप्टर है, उसको भी यहाँ नहीं करना है हमको। स्टाफिंग भी नहीं करना है, उसका भी चैप्टर है। और डायरेक्शन का भी चैप्टर है, कंट्रोलिंग का भी। तो ये सारे फंक्शन हमको यहाँ पे करने ही नहीं है, क्योंकि जब पूरा चैप्टर सीखेंगे ना उस टाइम पे मैं आपको यहाँ पे वापिस इसको समझाने के लिए लाऊंगा ये पेज के ऊपर। अभी नहीं करना है क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमको अब करना है कौन सा, सिर्फ एक फंक्शन, एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन। ओनली वन फंक्शन। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? हम कोई भी गेम देखते हैं, यानी कोई भी क्रिकेट वगैरह कोई भी गेम है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हम यहाँ पे गली में क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर समझो किसी ने क्रिकेट के बॉल को ड्राइव किया, तो एक साथ में 10-12 लोग भागेंगे उसके पीछे। लेकिन ग्राउंड पे तुम ऐसा नहीं देखते, जब क्रिकेट मैच होती है तब ऐसा नहीं देखते। मैक्सिमम एक या तो दो, और दूसरा भी इसलिए भागेगा तो उसके पीछे कि शायद उस वो अगर पहुंच ना पाए या बीच में फिसल जाए, तो उसके कारण उसका काम वो अधूरा पूरा कर पाए। दिस इज कोऑर्डिनेशन। तो मतलब कोऑर्डिनेशन यानी क्या होता है, हारमोनी, हारमोनी रखना काम के बीच में। काम के बीच में अपने क्या करेंगे, उसको सेटल करेंगे इस तरह से कि जिससे कोई भी काम रुके ना और कोई भी काम का डुप्लीकेशन ना हो। हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल समझो कि किसी बैंक से आपको फोन आता है कि आपको लोन चाहिए उसके बारे में। अगर आप उसको बोलोगे कि अभी मैं बिजी हूँ बाद में फोन करो, तो वही बंदा आपको वापस फोन करेगा, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि उसके पास ही आपका नाम है और नंबर है। तो बैंक वाले क्या करते हैं कि लिस्ट बनाते हैं ऐसे पोटेंशियल कस्टमर्स के जो लोन आपसे मांग सकते हैं शायद। तो फिर तुम क्या करोगे, तुम उसको जवाब देते हो, तो जब भी वो जवाब मांगेगा वही बंदा मांगे, कोई दूसरा इंसान नहीं। लिस्ट तो बैंक सबको प्रोवाइड करेगी, राइट, पर वो लिस्ट सबके लिए अलग अलग होगा। क्योंकि अगर एक ही बंदे को 2 इंसान फोन करेंगे तो इसमें काम का डुप्लीकेशन हुआ, अननेसेसरी किसी इंसान को तुमने वहां पे एक कॉल करने के लिए वहां पे एनकरेज किया जो अननेसेसरी था। क्योंकि एक इंसान को अगर काम सौंपा गया तो दूसरे इंसान की जरूरत क्या थी, एक ही काम 2 लोग करे वो कोई मतलब नहीं था। और अगर ऐसा ही हो, किसी लिस्ट के अंदर से कोई भी नाम छूटना नहीं चाहिए, ये भी कोऑर्डिनेशन है। अगर डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए तो कोई काम छूटना भी नहीं चाहिए, ये हुआ कोऑर्डिनेशन। तो अगर हम मीनिंग की बात करें, तो टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी among the different functions carried out by different departments in the business unit is called coordination। तो कोऑर्डिनेशन मतलब अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने काम कंप्लीट कर लिया, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि उसका सेल कैसे करना चाहिए उसके बारे में सोचना पहले से शुरू कर दे, कि जिससे प्रोडक्शन से जितना भी गुड्स आते हैं ना वो सारे गुड्स मार्केट में बिकने के लिए चले जाएं, राइट। और इसी तरह से मार्केटिंग मैनेजर तुरंत ही जब भी सेल हो जाता है उसके बाद में पैसे कलेक्ट करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि सेल किया तो पैसे आने चाहिए, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेल्प मिलेगी। और फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर्स को सैलरी टाइम पे दे पाएगा। सो ये सब कोऑर्डिनेशन में चलना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी जगह पे कोऑर्डिनेशन टूटा तो हालत खराब हो जाएगी बाकी सारे डिपार्टमेंट की। तो अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इसके सीखने हैं। देखो, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एक्टिविटीज।
राइट फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक सारी एक्टिविटीज उसमें कवर हो जाती है। देयरफॉर मैनेजमेंट प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑर्डिनेशन। तो अगर मैनेजमेंट करना हो तो मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के बिना हो ही नहीं सकता। प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक सब एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी टॉप लेवल पे भी चाहिए, मिडिल लेवल पे भी चाहिए और बॉटम लेवल पे भी चाहिए। अगर आपको कोऑर्डिनेशन सक्सेसफुल करना है तो आपको कम्युनिकेशन बराबर से होना चाहिए आपका, यानी यू नीड टू डू बेटर कम्युनिकेशन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास गुड्स तैयार है, तो जब तक वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बाहर डिमांड कैसे क्रिएट करेगा। तो ये कम्युनिकेशन जरूरी है। और कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन के बिना, फोर्थ में लिखा है कि कोऑपरेशन के बिना नहीं चल सकता। सब एम्प्लॉय एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो हम ये काम कर पाएंगे। कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंगेज्ड इन different activities is necessary to maintain coordination among various activities of the organization. Optimum utilization of business resources is possible due to coordination. यानी बेस्ट यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन होगा ना, तो जैसे बोला था मैंने आपको, डुप्लीकेशन नहीं होता। एक काम दो लोग नहीं करेंगे और कोई भी काम छूटेगा नहीं। तो इसका मतलब कोई भी एम्प्लॉय बेकार बैठा नहीं रहेगा और प्रॉपर यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट, हर एक्टिविटी में आता है, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को क्या बोला जाता है? सॉल ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। चाहे कितना भी अच्छा प्लानिंग क्यों ना करो, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन बराबर से नहीं हुआ तो प्लानिंग बेकार हो जाएगा। नाउ इम्पोर्टेंस, सो इम्पोर्टेंस कोऑर्डिनेशन का आप देखें, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। कोऑर्डिनेशन मेक्स मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा इफेक्टिव। यानी चारों फंक्शंस को इफेक्टिव बनाने का काम कोऑर्डिनेशन का। एक्चुअली है ना, मैं समझ नहीं पा रहा कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस दोनों अलग अलग क्यों दिए हैं, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स में है ना वही इंपोर्टेंस में आता है मेजोरिटी। तो जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन एडिशनल आपको दे दिया गया है। कोऑर्डिनेशन मेक्स पॉसिबल ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज इन अ इजी मैनर, यानी इजीली कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हो कोऑर्डिनेशन से, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड कोऑर्डिनेशन लीव्स वर्क, गलत लिखा है, कोऑर्डिनेशन लीव्स नो वर्क इनकम्प्लीट, यानी कोई काम इनकम्प्लीट नहीं बचेगा। एंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, और एक ही काम दो इंसान अलग अलग नहीं करेंगे ऐसा। कोऑर्डिनेशन मेंटेन्स हार्मनी अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हार्मनी मेंटेन करना, इसका मतलब बराबर से अपने बिजनेस को सेटल कर पाएंगे, हार्मोनियस रिलेशनशिप रख पाएंगे, एम्प्लॉइज एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे कोऑर्डिनेशन अगर होगा तो। एंड कोऑर्डिनेशन enables to maintain a balance between order and time of business activities performed by various department। तो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट वो जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो सारी एक्टिविटीज टाइम टू टाइम होगी और ऑर्डरली मैनर पे होगी, सीक्वेंस वाइज होगी बराबर से। एंड कोऑर्डिनेशन लीड्स टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव करना चाहते हो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हम कोऑर्डिनेशन के जरिए से अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो देखो हमने कोऑर्डिनेशन सीखा, तो कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या था कि नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क शुड बी देयर एंड नो वर्क शुड बी लेफ्ट इनकम्प्लीट। देन आफ्टर इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे वो है। कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, कोऑपरेशन भी चाहिए अपने को कोऑर्डिनेशन के लिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इससे अश्योरेंस मिलता है हमको। एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज सोल ऑफ मैनेजमेंट। एंड इम्पोर्टेंस की बात की तो इसमें चारों फंक्शन में इंक्लूडेड है। फिर कोऑर्डिनेशन करने से हर बिजनेस एक्टिविटी को अपने इजीली मैनर पे कंप्लीट कर पाएंगे और कोई भी काम छूटेगा नहीं या डुप्लीकेट भी नहीं होगा। हार्मनी एम्प्लॉयज के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में रख पाएंगे, कोई डिपार्टमेंट वाले एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, ब्लेम गेम नहीं खेली जाएगी। एंड ऑर्डर और टाइमली एक्टिविटीज को कंप्लीशन करना पॉसिबल है। एंड फाइनली हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो सारे ऑब्जेक्टिव्स अपने अकम्प्लिश कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ द इम्पोर्टेंस इज completed. Tomorrow we'll conduct the classes as per the regular time 3:20.
No change will be there. So I'm ending the lecture right now.